हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 3, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें जो है सो हम लोग आज देखेंगे YDSC से रिलेटेड क्या है, इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे पहले। उसके बाद जो है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा, जिसको हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस कहते हैं। अगर यहाँ पे जब स्क्रीन सामने रखते थे YDSC के कंस्ट्रक्शन जब हम लोग बनाए थे तो उसमें एक स्क्रीन रखते थे, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस बनता है। तो कितना ब्राइट फ्रिंजेस और कितना डार्क फ्रिंजेस बनेगा उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है सो लास्ट में ये छोटा सा टॉपिक है शेप ऑफ फ्रिंज। वो फ्रिंज बनता है वो किस टाइप का शेप होगा, रेक्टेंगुलर होगा, चाहे सर्कुलर होगा, हाइपरबोला, पैराबोला, किस तरह का शेप होगा, वो सबको हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग याद करेंगे कि जो YDSC का सेटअप किस तरह से होता है, तो पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ से कुछ हम लोगों को कंसेप्ट आएगा जिसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग YDSC का सेटअप बनाते हैं। तो YDSC में होता क्या था पहले कि एक कार्डबोर्ड लेते थे सामने, उसमें पतले पतले 2 स्लिट को कट करते थे और स्लिट का जो रेंज होता है वो वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसी के रेंज में होता है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्लिट के बीच का, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस जनरली उसको मिलीमीटर में रखा जाता है। और स्लिट के जस्ट सामने एक स्क्रीन रखते हैं और वो स्क्रीन स्लिट, ये मतलब ये जो अभी कार्डबोर्ड के ऊपर 2 स्लिट बनाए हैं इसके बीच और सामने स्क्रीन के बीच रेंज जो होना चाहिए वो लगभग मीटर में होता है। तो मान करके चलिए वो 1 मीटर ही रखा जाता है। तो उसी तरह से हम लोग सेटअप को पिछले 2 क्लास में भी देखे और अभी भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ ये 2 स्लिट है, एक स्लिट ये होता है और एक स्लिट ये, और इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस को D कंसिडर किया जाता है। ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस को D कंसिडर कर लेते हैं और सामने रखते हैं एक स्क्रीन। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन। तो यहाँ से अगर कोई एक लाइट रखते थे, जनरली ये D आप समझ गए कि इसके बीच का डिस्टेंस D होता है, तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे D लिख दिया। तो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, वो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट रखते हैं। तो यहाँ से मान के चलिए लाइट निकलती है और यही लाइट निकल करके ये दोनों स्लिट से पास हो रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि ये दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रही हैं वो कोहेरेंट सोर्स है। और कोहेरेंट सोर्स आप जानते हैं कि ऐसा सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो या जिसके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो इनके बीच से मिडिल से लेकर के हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं एग्जैक्टली। यहाँ से D/2 डिस्टेंस और D/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहीं पे बनता है सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो CB इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल ब्राइट। इनके बीच पाथ डिफरेंस जो होता है नहीं होता है। हम लोग एक जनरल पॉइंट मानते थे, एक P, और इस P को यहाँ से इस तरह से मिलाते हैं और दूसरा मान लीजिए ये S2P। तो S1 से लाइट निकल करके लाइट रे P तक पहुंचा है, फिर S2 से लेकर के यहाँ तक पहुंचा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग लेते थे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D, और कंडीशन था कि जो कैपिटल D जो होता है वो स्मॉल d से बहुत बहुत बड़ा होता है। ये कंडीशन होनी चाहिए। मस्त इंटरफेरेंस या बढ़िया इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं और अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो आने वाला आप देख रहे हैं कि S1 P तक जाने में कम पाथ ट्रेवल किया है, उसके बाद S2 P तक जाने में ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है। तो यहाँ से कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है देख रहे हैं कि S2 ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, S1 कम किया है। तो S2 माइनस S1P को डेल्टा X कंसिडर कर लेते हैं, यही पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस को निकालने का तरीका भी बताए थे यहाँ पे कि यहाँ से एक इसको भी हम लोग इस P पॉइंट से मिला देते हैं और इसके बीच का एंगल जो होता है उसको
थीटा कंसिडर करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर गिराते हैं। तो ये परपेंडिकुलर जब गिराते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग डेल्टा एक्स कहते हैं और डेल्टा एक्स जो होता है वो बराबर होता है डी साइन थीटा के। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो से डी साइन थीटा आ चुका है। ये डेल्टा एक्स जो है एक डी साइन थीटा है। इन्फॉर्मेशन इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग पाथ डिफरेंस। ये डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। आपको पता है कि H2P माइनस S1P को पाथ डिफरेंस लिखे हैं। एक और हम लोग लिखते थे टेन थीटा। तो यहाँ से जो है सो सेंट्रल ब्राइट और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को y कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक टेन थीटा भी लिखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है y/d। और जब जानते हैं कि साइन थीटा निकालेंगे तो डेल्टा x/d, मतलब ये डेल्टा एक्स जो होता है पाथ डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो वेवलेंथ का होता है, वेवलेंथ के टर्म में। तो वेवलेंथ जो होता है वो या तो लेमडा, कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर बात करेंगे तो ये लेमडा हो जाएगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। इसके बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कुछ रिपीट हो जाएगा। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले निकाल चुके थे, इसका काम आने वाला है। तो बस इतना ही बात है कि आप समझिए कि पाथ डिफरेंस जो है सो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा लिखते हैं और टेन थीटा वाई इक्वल टू डी। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो डी जो होता है ये कंडीशन तो वैलिड होनी चाहिए। कैपिटल डी से बराबर होना चाहिए। ये इसका रेंज जनरली मीटर में होता है। इसका अगर रेंज देखेंगे तो ये मीटर में होता है और ये डिस्टेंस जो होता है वो मिलीमीटर के रेंज में होता है। तो मीटर में और मिलीमीटर में देख रहे हैं कि 1000 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब 1000 टाइम्स अगर इनसे ये बड़ा होता है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो उस समय हम लोग कंसिडर करते हैं कि थीटा जो है वो इनके बीच और इनके बीच, इसी वजह से ये थीटा यहाँ पे थीटा आता है और वो थीटा से ये डी साइन थीटा से यहाँ पे डी, तो ये डेल्टा एक्स और डी साइन थीटा कर लेते हैं। ये पहले भी कर चुके हैं, इसका काम नहीं है। हम लोग मेन बात है कि इंटेंसिटी पे आते हैं, इनका इस्तेमाल होने वाला है आज भी। तो इंटेंसिटी पे आते हैं, क्योंकि दो सोर्स स्लिट है यहाँ पे S1 और S2। तो S1 और S2 से मानेंगे हम लोग जो इंटेंसिटी आ रही है वो I1 और I2 आएगा, और I1 I2 जो होगा वो जनरली दोनों को बराबर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्लिट का हम लोग शेप या साइज जो होता है सेम रखेंगे। अगर शेप साइज सेम रहेगा तो उससे जो रे ऑफ लाइट आ रही है दोनों एक ही सोर्स से आ रहा है। जब एक ही सोर्स से आ रहा है तो इंटेंसिटी भी सेम रहेगी। तो चलिए इंटेंसिटी पे बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, आज हम लोग का टॉपिक फर्स्ट जो था यही है। तो दो सोर्स है यहाँ हम लोगों के पास, एक था S1। तो S1 से इंटेंसिटी जो आ रही है हम लोग उसको I1 कंसिडर करते हैं, और S2 से जो आ रही है उसको I2 कंसिडर करते हैं। और अच्छा इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब बढ़िया वाला इंटरफेरेंस चाहिए, जिसको डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस हम लोग कहते हैं। उसके लिए I1 और I2 बराबर होना चाहिए। फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस I1 I2 के बराबर हो, और इसको हम लोग I कंसिडर कर लें। इतना बात मान करके चलेंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसको फिर से लिख भी लेते हैं। तो IR का जो फॉर्मूला था वो है I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई। अभी जो टेन थीटा लिखे थे उस थीटा से इस फाई का कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। ये फाई जो होता है फेज डिफरेंस से, ये होता है फेज। चलिए फेज डिफरेंस को नीचे लिख देते हैं। ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में आप रिलेशन भी जानते हैं, अगर उसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ये पाथ डिफरेंस, ये होता है पाथ डिफरेंस।
तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी दोनों का बराबर रखे हैं, तो I1 और I2 की जगह पे हम लोग I ही कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा I प्लस I और ये 2, तो I1 इंटू I2, तो मतलब I दोनों मिलकर के I स्क्वायर हो जाएगा और वैल्यू रखेंगे तो I स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा cos फाई। तो I प्लस I 2I प्लस 2I cos फाई। अब 2I को कॉमन ले लेते हैं, ये कल भी हम इसका कैलकुलेशन किए थे और आज भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से 1 प्लस cos फाई है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री का है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री से आता है। अगर 2 थीटा है तो यहाँ से थीटा हो जाता है, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, तो यहाँ से फाई है तो ये हो जाएगा फाई बाई 2, तो ये 2I इंटू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो 2 इंटू 2, तो आप देखिए रिजल्टेंट जो आ चुका है IR का वैल्यू 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2, देख लिए ये फाइनल रिजल्ट यह है। इसका हम लोग इस्तेमाल करके आगे यूज करेंगे। तो इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को चाहिए मैक्सिमा। मैक्सिमा कहाँ बनती है? जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेज होता है, मैक्सिमा पे ही ब्राइट फ्रिंजेज, और ब्राइट फ्रिंजेज जो बनती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है, जहाँ पे मिल करके दोनों जुड़ जाता है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जहाँ दोनों वेव मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो चलिए पहला है हम लोगों को मैक्सिमा लेना है। मैक्सिमा की जगह पे ब्राइट फ्रिंजेस बनता है, ब्राइट फ्रिंजेस। अब ब्राइट फ्रिंजेस जहाँ बनती है उसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि थोड़ा छोटा करके इसको इसे में एडजस्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा चाहिए हम लोगों को। तो आई आर का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए आई आर का फॉर्मूला जब भी हम लोग लिखे हैं, आई आर इक्वल टू 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2 है। आई आर को मैक्सिमम होने के लिए आप इतना बात श्योर हैं कि ये 4I मतलब ये इंटेंसिटी जो दिया हुआ है तो बदलने वाला है नहीं, कोस का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो कोस का मैक्सिमम वैल्यू जब होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आई आर को मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कब मिलेगा? आई मैक्स को होने के लिए कोस स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, या इसे भी लिख सकते हैं आई आर को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ से कोस स्क्वायर फाई का वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब कोस स्क्वायर फाई का मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है तो साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, तो उनका जो मैक्सिमम रेंज होता है वो +1 होता है। अगर स्क्वायर है तो ये 0 से 1 के बीच ही जाएगा, क्योंकि आगे तो जान नहीं सकता, इसका रेंज ही उतना ही है। तो अब फाई इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ से फाई का वैल्यू जो है देखिए कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू +1, यानी कि +1 ही आएगा, इसलिए कि ये स्क्वायर टर्म है और स्क्वायर टर्म जो होगा हमेशा प्लस ही वैल्यू देगा। तो उसके लिए फाई का वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, फाई का वैल्यू 0 रख सकते हैं। ये कोस 0 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2π रख सकते हैं। ये 2π पे इसका वैल्यू देखेंगे
तो फिर से ये जो आ जाएगा कोस स्क्वायर पाए, तो ये भी घूम करके 0 पे आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, सॉरी ये कोस स्क्वायर 5/2 है, सॉरी ये 5/2 है, 5/2 है। तो देखिए पाए रखेंगे, तो पाए रखने के बाद जो है सो कोस पाए आ जाएगा, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस पाए का वैल्यू होता है -1, -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाता है। उसके बाद ये 4 पाए 6 पाए डॉट 2n पाए। और पाथ डिफरेंस पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो डेल्टा x, तो बहुत लोगों को याद भी होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा, देखिए किस तरह से आता है। तभी हम लोग देखे थे कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है कुछ। तो फेज डिफरेंस जो होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। इसमें आप फाई का वैल्यू पुट करते जाए, फाई का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर 2 पाई रखेंगे तो देखिए 2 पाई कैंसिल होकर के पाई आ जाएगा। अगर 4 पाई रखेंगे तो 2 पाई और 4 पाई कैंसिल होकर के 2 पाई इंटू 2, तो 2 लैम्डा, इस तरह से आ जाएगा 3 लैम्डा डॉट n लैम्डा कर सकते हैं। मतलब ब्राइट फ्रिंज जहाँ बनेगी वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। उसी तरह से हम लोग को मिनिमा जब चाहिए तो मिनिमा के लिए कर सकते हैं। मिनिमा, अब देखिए इसका जो IR का मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो IR का जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वो देख सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 4i आ जाएगा, 4i। और चाहे तो हम IR को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसमें। देखिए इसके जस्ट नीचे लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे जगह है तो इसी में कर देते हैं। तो IR को ऐसे भी लिख सकते हैं, IR को I मैक्स इंटू कोस स्क्वायर 5/2। तो I मैक्स कितना है, तो 4i है, तो यहाँ से I मैक्स का वैल्यू 4i है। तो कभी भी क्वेश्चन में जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए मैक्सिमम वैल्यू I0 दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुट करेंगे। उससे मैंने देखेंगे 4 है। अगर सोर्स का इंटेंसिटी I है तो मैक्सिमम वैल्यू जो आया उसके 4 टाइम्स है, मतलब उसका 4 गुना है, तो 4i है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मिनिमा पे बनता है डार्क फ्रिंजेस, मिनिमा जहाँ होती है वहाँ बनती है डार्क फ्रिंजेस, और डार्क फ्रिंजेस जब बनती है वहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कोस स्क्वायर फाई का वैल्यू मिनिमम चाहिए, कोस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फाई का वैल्यू कितना है, 5/2 का वैल्यू π/2 आना चाहिए, तो π/2 यानी कि कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से पहला जो वैल्यू आ जाएगा वो पाई रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2, अगर पाई रखेंगे तो ये 5/2 है, तो यहाँ पे फाई की जगह पे पाई आ जाएगा, तो ये पाई पहला। सेकेंड देखेंगे तो 3 पाई, उसके बाद 5 पाई। आप पुट करके देख सकते हैं किसी वैल्यू को, ये घूम करके जो है सो फिर से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे ही आता है, यहाँ से लेके पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, तो यहाँ से 3 पाई आ जाएगा। तो 3 पाई अगर देखेंगे तो 3 पाई का जो वैल्यू होता है लगभग 3 × 180, तो ये हो जाएगा 540, इसका 2, तो ये 270 हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो 360 - 90, आप जानते हैं कि cos 360 - 90 हो जाएगा। तो ये घूम करके के ये माइनस cos 90 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये cos 90 को ही दे देगा, तो cos 90 भी जानते हैं, फिर 0 हो जाएगा। ये सब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, आप लोग पहले से इसको जानते हैं। तो 5 पाई, इसी तरह से चाहें तो इसको 7 पाई डॉट इसका जनरल अगर लिखना चाहेंगे तो 2n - 1 पाई।
अब यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस पे। तो ये देखिए यहाँ से पाथ डिफरेंस अगर लिखेंगे तो पहला अगर जगह λ/2, उसके बाद देखिए 3/2 लैम्डा, वैल्यू पुट करते जाइए, पाई कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इंटू पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 5 पाई रखेंगे तो पाई कैंसिल होकर करके यहाँ से 5/2 इंटू पाई आ जाएगा, 5/2 इंटू पाई। उसके बाद देखेंगे तो 7/2 इंटू पाई डॉट डॉट, इसी को अगर जनरल फॉर्मेट में लिखें 2n-1 इंटू λ/2, जहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट, और यहाँ पे n का वैल्यू 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 सॉरी, यहाँ पे n जो बराबर होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होती है, कंस्ट्रक्टिव पे बनता है मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव पे बनता है मिनिमा। तो मिनिमा को हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंजेस और मैक्सिमा को कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। तो इतना बात को अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख लिए। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये सब देख लिए हैं, तो पहले वहाँ से जो फर्स्ट पार्ट लिए थे हम लोग, वहाँ पे डेल्टा एक्स निकाले थे, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आया था और एक टेन थीटा लिखे थे, तो उनका भी इस्तेमाल होगा। अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, सारा यूज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करा के इन YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेज इज I0। तो आपको पता है कि हम लोग मैक्सिमम के टर्म में भी बात किए थे कि यहाँ पे IR इक्वल टू I मैक्सिमम इंटू कोसेस का 5/2। पूछ रहा है फाइंड द इंटेंसिटी प्लेस इंटेंसिटी एट अ प्लेस वेयर। अब यहाँ पे 2 पार्ट दे रहे हैं। फर्स्ट में पहला में दिया है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव इज π/3, और 20 सेकेंड केस में दिया हुआ है पाथ डिफरेंस। बहुत हलवा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव इज λ/4 है। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आराम से फॉर्मूला पुट करके बन सकता है, चाहे तो आप लोग बना सकते हैं इसको। चलिए तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिए। तो पहले हम लोग IR का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इंटेंसिटी अगर कहा हुआ है तो मत मान लीजिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना हम लोगों को। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो I मैक्स, तो I मैक्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है I0 है, I मैक्स cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से I मैक्स के जगह पे पुट करेंगे I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू दिया हुआ है, फाई का वैल्यू दिया हुआ π/3 है, तो ये आ जाएगा π/6। तो π/6 का वैल्यू जो जानते हैं आप लोग, π/6 को कहते हैं हम लोग 30 डिग्री। अगर इसको एंगल के टर्म में रखेंगे 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू √3/2 यही होता है। cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, लेकिन sin 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से IR देख सकते हैं, IR आ जाएगा I0 cos स्क्वायर π/2 है,
तो कोस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा इंटू 3/4। तो आई आर जो आ चुका है 3/4 I0। फर्स्ट पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग आते हैं। सेकेंड पार्ट में पाथ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, सॉरी फेज डिफरेंस ना देकर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच हम लोग रिलेशन जानते हैं, तो फेज डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ π/4 है, तो ये आ जाएगा 2π/λ इंटू λ/4। तो लैम्डा कैंसिल होकर के ये आ जाएगा π/2। तो यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो आई आर इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर π/2 है, उसके बाद जो फॉर्मूला में एक 2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा π/4। तो π/4 आप जान रहे हैं कि इसका वैल्यू होता है, कोस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। यहाँ से लिख सकते हैं कोस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो कोस स्क्वायर π/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये सिंपली आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आई आर इक्वल टू I0/2 सीधा लिख देते हैं, I0/2। दोनों पार्ट सोल्व हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें दिमाग लाने वाला है, तब तक इसको नोट कीजिए, उसको देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख दिए हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके बट ट्राई जरूर करें। तो देखिए कह रहा कि एक वाईडी ऐसी है जिसमें कैपिटल डी दिया हुआ है 12 मीटर है, और स्मॉल डी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ भी दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट करना डिस्टेंस y फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अब y जानते हैं, कहीं पे अगर मान के चलिए ये होता है सेंट्रल ब्राइट, तो सेंट्रल ब्राइट से अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई इंटेंसिटी बन रही है जिसका जो वैल्यू है 75% है मैक्सिमम वैल्यू का, तो वो फाइंड करना है कि ये y डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो एक बार सोचिए कैसे करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला, अगर लगाते हैं तो पहुंच सकते हैं वहाँ पे। ट्राई एक बार जरूर कीजिए। कर लिए? चलिए, जो किए उसका भी भला, जो नहीं किए उसका भी भला ही हो। तो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो पहले इंटेंसिटी दिया हुआ है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा करके देखते हैं, वहाँ से कुछ रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सोचते हैं। तो आई आर का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं अभी, I0 कोस स्क्वायर 5/2। तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा 75% उसके मैक्सिमम वैल्यू का। तो चलिए उसके मैक्सिमम वैल्यू का 75%, I0 इंटू 75% को 75/100 इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर 5/2 कर सकते हैं। तो यहाँ से I0 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 इक्वल टू कोस स्क्वायर 5/2 है, तो यहाँ से कोस 5/2 √3/2 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा चलिए इसी तरफ कर देते हैं, तो कोस 5/2 √3/2 है। अभी देखेंगे कि जो √3/2 किसका वैल्यू होता है, कोस 30 डिग्री। तो इसको चाहे तो कोस अगर इसके टर्म में लिखेंगे रेडियन टर्म में, तो π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फाई का वैल्यू आ जाएगा π/3, देखिए वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये π/3 आ चुका है फेज डिफरेंस। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, किसी को दिक्कत ना हो। तो 5/2 इक्वल टू आ जाएगा π/6। तो यहाँ से फाई का वैल्यू आ चुका है π/3। अब चाहिए हमको y चाहिए, तो y का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो जो था डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस से कुछ रिलेटेड था। तो एक होता है फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू y/d, और एक पर थे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d sin थीटा।
तो यहाँ से साइन थीटा और टेन थीटा है, तो साइन थीटा टेन थीटा में कुछ रिलेशन आ सकता है, तो कुछ यहाँ से लगता है हमको पाथ डिफरेंस अगर निकाल लें तो कुछ काम बन सकता है। तो चलिए यहाँ से पाथ डिफरेंस हम लोग निकालने के लिए आते हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे, डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5। तो 5 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से डेल्टा एक्स जो आ रहा है देख लीजिए, लेमडा बाय 2 पाई इंटू पाई बाय 3। तो पाई पाई कैंसिल हो करके डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया है पाई बाय 6। और डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी साइन थीटा, और डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है और लेमडा का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इसका कुछ काम नहीं, अब सिर्फ हमको डेल्टा एक्स लिखना है। तो डेल्टा एक्स कहीं लिख देते हैं, यहाँ से आया है डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा बाय 6। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स इस फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा डेल एक्स बाय डी, और डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है लेमडा बाय 6 है, लेमडा बाय 6 इंटू डी, और लेमडा का वैल्यू भी दिया हुआ वहाँ पे देख सकते हैं, 6000 अंगस्ट्रम में। तो अंगस्ट्रम को अगर मीटर में बोलेंगे तो -10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 6 तो रहेगा, और ये 25 सेंटीमीटर है। तो इसको 0.24 इंटू 10⁻² कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये मान के चलिए ऊपर जाकर 0.25 है तो 4 आ जाएगा। तो 3 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, तो कितना जीरो जाएगा 5 जीरो, और ऊपर जाकर के जो है सो 10 जीरो, तो ऊपर में बच जाएगा 5 जीरो। तो इधर देखिए ये कुछ ऐसे आने वाला है 4 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी ये तो रेशियो है तो ये तो कुछ नहीं होगा। तो अब भी साइन थीटा का वैल्यू जो है बहुत स्मॉल आ रहा है, देख रहे हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से यही आएगा रिजल्ट। तो देखिए साइन थीटा जो है सो वेरी स्मॉल है, ये है वेरी स्मॉल। आप जानते हैं कि साइन थीटा जब बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा के कंपेरेबल होता है, और टेन थीटा का वैल्यू वहाँ से y बाय डी कर सकते हैं, टेन थीटा, और ये साइन थीटा टेन थीटा का वैल्यू तो यही हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। तो इसको y बाय डी पुट करना है, और टेन थीटा का वैल्यू यही पुट कर देंगे, 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू y बाय डी का वैल्यू दिया हुआ यहाँ से 12 मीटर है। सॉरी डी का वैल्यू जो है सो 1.2 मीटर दिया हुआ था, क्योंकि ऑप्शन जब दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये डी का वैल्यू 1.2 था, क्योंकि एक पावर का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम 1.2 नहीं लेंगे, क्योंकि सब जो दिया हुआ 10⁻⁵ में ही, और रिजल्ट जो यहाँ से आने वाला है अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके 48, तो 4.8 लिखेंगे इसको, तो ये 1.2 होना चाहिए। तो यहाँ से साफ साफ सिंपली y दिख रहा है, इसको इधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁵ मीटर, y का वैल्यू आ चुका है। थोड़ा सा घूमना था, अभी हम क्लास के स्टार्ट में बताए थे डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल टू y बाय डी होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। तो जिससे बना है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं बना है पहुँच करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक वाईडी ऐसी है जिसमें कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है स्लिट और स्क्रीन के बीच का 1 मीटर, और जो दो स्लिट के बीच डिस्टेंस जो होता है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 mm दिया हुआ है। वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रम, जैसे नैनोमीटर होता है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेसिक बात था।
उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट करना इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस y 1/3 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे बनता है वहाँ से y डिस्टेंस आगे है, तो वो y डिस्टेंस आगे कितना है 1/3 मिलीमीटर है। तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वो बताना है, और दिया हुआ है कि जो इच स्लिट से 2 स्लिट था, तो प्रत्येक स्लिट से जो निकल रहा इंटेंसिटी वो I0 है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम इस स्लिट इज I0 है, सॉरी I ही मान लीजिए इसको, ये ऑप्शन में I दिया हुआ था, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एक I/2 दिया हुआ है, I 2I और 4I। इसको पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जिस तरह से पहले बनाए थे हम लोग, जस्ट उल्टा इसमें दिया हुआ है। तो सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। चलिए देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। वाईडी के सेटअप अगर देख लें अगर शॉर्ट फॉर्मेट में, तो कुछ इस तरह से होता था। तो यहाँ से हम लोग मानते हैं स्लिट है, तो जनरली ये इसको सेंट्रल यही होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको CB कहते हैं। एक लाइट यहाँ से ऐसे जाती है और एक ऐसे जाता है, इसको इस तरह से कुछ मिला करके, और इनके बीच का जो एंगल थीटा होता है तो ये y/d। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा तो निकाल सकते हैं कि tan थीटा जो होता है y/d होता है, ये निकाल सकते हैं। थीटा अगर हम लोग को निकल जाएगा, थीटा जो है सो यहाँ पे निकल सकता है, थीटा निकल जाएगा, थीटा साइन tan थीटा से हम लोग साइन थीटा तक पहुँचेंगे, क्योंकि 2 फॉर्मूला आपको बताए थे कि जो tan थीटा होता है वो होता है y/d, और पाथ डिफरेंस जो होता है वो d साइन थीटा। क्योंकि ये डेल्टा x अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वहाँ से हम लोग फेज डिफरेंस तक पहुँच सकते हैं। फेज डिफरेंस तक अगर पहुँच जाएंगे तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो इसका काम तो नहीं है कुछ। चलिए हम लोग कैलकुलेट करने चलते हैं। तो पहले tan थीटा से का वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा y/d। तो y का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि इसको मीटर में रखेंगे, क्योंकि सबको SI यूनिट में रखना है, और डिवाइड बाय कैपिटल D। तो कैपिटल D का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको 1 रखेंगे। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻3, सॉरी ये हो जाएगा नीचे में 3 इंटू 1। अभी भी देख रहे हैं tan थीटा का वैल्यू जो है सो काफ़ी कम है, बहुत छोटा है, 10 के बाद -3 है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली tan थीटा को साइन थीटा कर सकते हैं। ये साइन थीटा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं कि dx/d लिख सकते हैं, डेल्टा x/d। तो चलिए यहाँ से हम लोग d साइन थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा x। तो साइन थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो डेल्टा x/d आ जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू वही होगा जो tan थीटा का वैल्यू है 10⁻³ इसको पुट कर लेते, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इक्वल टू डेल्टा x निकालना है, और ये d का वैल्यू दिया हुआ है, d दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है कुछ डेल्टा x का, तो 10⁻⁻6/3 आ रहा है। डेल्टा x जो आ रहा है 10⁻⁻6/3 कुछ इस तरह से। और इसका तो कुछ काम है नहीं। आप तो देखिए हम लोग यहाँ से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन तो जानते हैं, चूँकि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू डेल्टा x। तो फाई का वैल्यू यहाँ से सिंपली आ जाएगा, 2π वहीं पे रहेगा। डेल्टा x का वैल्यू दिया हुआ है ये 500 नैनोमीटर दिया, तो 10 का पावर ये माइनस में 9 लिखेंगे, और जो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के ये 10⁻⁻6/3।
तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है, ये 10 का पावर -7 हो जाएगा, नीचे में देखिए 8 पावर 2 और ये पावर, तो ऊपर जाकर 10 हो जाएगा, तो ऊर लग रहा हमको 4π/3 आ रहा है कुछ, तो फाई का वैल्यू जा रहा है, अगर इसको देखिए कैंसिल करना है तो इसको देखिए ये और ये 10 का पावर -7 हो जाएगा, ऊपर 10 का पावर -10 है, -6 है, तो ऊपर जाकर 10 का पावर 1 बचेगा, तो ये 10 का पावर 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 4π/3, तो इसको 4π/3, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था इसलिए हमेशा करती हैं। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, IR = होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब दिया हुआ, अगर स्लिट के सोर्स से निकलता है II तो वहाँ से जो मैक्सिमम निकालते हैं वो 4I होता था, तो वहाँ से 4I cos स्क्वायर 5/2, तो cos स्क्वायर 5, इसका 5/2 कितना होगा 2π/3, 2π/3, तो cos 2π/3 आप जानते हैं कि ये cos 120 डिग्री होता है, cos 120 cos 120 या इसी को cos 180 - 60 लिखते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, इसी को चाहें तो आप यहीं पे कर देते नीचे, cos 180 - 60, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का जो वैल्यू होता है वो -60 होता है, तो -60 का वैल्यू 1/2 होगा, तो 1/2 -1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 आ जाएगा, तो ये 4I × 1/4, तो ये 1/4 कैंसिल होकर के जो IR का वैल्यू आएगा वो I, ये समझ रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि cos 180 - 60, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और -cos 60 हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो -1/2 का स्क्वायर भी तो 1/4 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये IR का वैल्यू I आ चुका है, तो I इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, तो इसको नोट कीजिए हम लोग। उसके बाद नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, उसका पहले डेरिवेशन देख लेंगे किस तरह से निकालना है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितना आने वाला है, तो हेडिंग दीजिए नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा को चाहे तो आप ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सीधा रखिए मिनिमा, ये मैक्सिमा को ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं और मिनिमा को डार्क फ्रिंजेस। तो हम लोग YDAC का सेटअप जब बनाते हैं तो उसमें सामने रखते हैं हम लोग एक एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर 2 स्लिट होता है और यहाँ पे एक स्क्रीन है, तो इसके मिडिल ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, इस बीच में बनता है सेंट्रल ब्राइट, और इसका कंडीशन हम लोग तभी डील कर पाएंगे कि ये कंडीशन जनरली जो हम लोग लेते थे कि स्मॉल d जो वेरी लेस देन लैम्डा, अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तभी ले सकते हैं, यानी कि d जो कंपेरेबल होना चाहिए लैम्डा के इसमें, अगर जो डिस्टेंस होगा 2 स्लिट के बीच और वेवलेंथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके रेंज में होगा तभी हम लोग काम करेंगे। तो सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बगल में जो यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट निकलती है, तो फर्स्ट में जो है सो सेंट्रल ब्राइट बनता है, उसके बाद फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद सेकेंड डार्क, फिर उसके बाद बनता है सेकेंड ब्राइट, फिर उसके बाद बनती है थर्ड डार्क, और ऊपर देखेंगे तो फिर बनता है उसके बाद थर्ड ब्राइट। तो अगर पाथ डिफरेंस इस सिचुएशन में अगर डेल्टा x का वैल्यू जब λ/2 होता है और ये जो होती है ब्राइट फ्रिंज वहाँ पे लैम्डा, फिर सेकेंड डार्क पे जो होती है पाथ डिफरेंस डेल्टा x/3/2
2 लेमडा, और ये सेकेंड जब ब्राइट होगा तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस। ये डिस्टेंस जो y होता है, ये y नहीं, मतलब यहाँ से जो स्क्रीन पे मान के चलिए ये कुछ सेकेंड ब्राइट तक गया है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये डेल्टा x जो है, इसी को हम लोग कहते हैं, जब लेमडा आ जाएगा तो फर्स्ट मैक्सिमा, और लेमडा बाय 2 आ जाएगा तो फर्स्ट मिनिमा। तो मिनिमा पे डार्क बनता है और मैक्सिमा पे ब्राइट बनता है। तो ये डेल्टा एक्स है, ना कि यहाँ से जो ले रहे हैं डिस्टेंस ये डेल्टा एक्स, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है उसको वाई डिस्टेंस से कंसिडर करते हैं, और ये सेंट्रल बायस से डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस है। और पाथ डिफरेंस जो है सो यहाँ पे ये जो पाथ डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा, क्योंकि ये S1P, अगर इस पॉइंट को अगर हम P कंसिडर कर ले तो S1 को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और S2 को ज़्यादा। तो अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा बाई 2 आता है तो फर्स्ट डार्क, अगर डेल्टा आता तो सेकेंड ब्राइट, सॉरी फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद जो है सो 3/2 आता है तो सेकेंड डार्क, इस तरह से सॉन चलते रहता है। तो फिर इस जगह पे अगर देखेंगे तो ये आ जाता है 5/2 डेल्टा, और यहाँ पे डेल्टा x = 2 जो आ जाएगा 3 लेमडा। फिर नीचे भी उसी तरह से बनेगा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। तो इसी तरह से बनेगा। तो हमको निकालना है, फाइंड करना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कितना बनेगा, उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है सो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो पाथ डिफरेंस आता है जनरली, ये ब्लू कलर ले लेते हैं, पाथ डिफरेंस जो है वो S2P माइनस S1P है, क्योंकि S2P ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, S1P कम किया है। इसको हम लोग डेल्टा एक्स कहते हैं। और डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग निकाले थे कि ये डेल्टा एक्स जो होती है वो डेल्टा एक्स, अगर इसके इन दोनों के बीच, स्लिट के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो ये होता है d साइन थीटा। इसमें कुछ कंडीशन है कि जो d है वो वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D जो होता है, लेकिन ये ऐसा रहेगा तभी ये इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन तो है ये। तो डेल्टा एक्स को आप लिख सकते हैं इस तरह से भी कुछ, d साइन थीटा, ये तो हमेशा वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब हमको मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा कहाँ बनती है, जब ब्राइट फ्रिंजेस होती है। तो मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा कहें चाहे ब्राइट फ्रिंजेस कहें, मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस जो फॉर्मेशन होती है वहाँ पे पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लेमडा। जानते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे तो अगर लेमडा वैल्यू आया तो फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, अगर 2 लेमडा आया तो सेकंड ब्राइट मिलेगा, अगर 3 लेमडा आया तो थर्ड ब्राइट मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं d साइन थीटा, तो ये n लेमडा बाय d साइन थीटा = n लेमडा। और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो n लेमडा बाय ये d आ जाएगा। एक बात आप जानते हैं कि ये थीटा जो होता है कुछ इस तरह से वैल्यू, ये यहाँ इसके बीच का वैल्यू होता है, ये थीटा होता है। तो ये थीटा का वैल्यू देखिए, अगर ये स्क्रीन बहुत बड़ा ले लें तो मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, यहाँ अगर ये बहुत दूर इनफाइनाइट तक चले जाएगा तो ये थीटा बढ़ करके 90 तक हो सकता है। मतलब थीटा का वैल्यू हमेशा 90 से छोटा ही रहेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। इतना तो बात तय है। ये थीटा कितना भी बढ़ा ले, हम ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अगर पूरी इस लाइन पे आ जाएगा तो ये 90 होगा, तो लेकिन थीटा का वैल्यू हमको कंसिडर है यहाँ से कि 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वही पता है कि कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इतना अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए इसी बीच में हम कर लेते हैं, यहीं पे अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे तो साइन थीटा का वैल्यू जो है सो जानते हैं कि अभी n लेमडा बाई d है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n लेमडा बाई d जो है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है 1 से। तो अब d को उस तरफ भेजिए। तो n लेमडा का वैल्यू जो है सो कभी भी ग्रेटर n का वैल्यू जो है सो
ये n का वैल्यू आ चुका है इस तरह से। तो n कितना है, तो आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर फर्स्ट n का वैल्यू अगर 1 आया है तो फर्स्ट ब्राइट, यही बताता है कि नंबर ऑफ, मतलब ये nth ब्राइट को बताता है। ये नंबर ऑफ, अगर n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये थर्ड ब्राइट को दिखाएगा, अगर n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो सेकेंड ब्राइट को दिखाएगा। तो n का वैल्यू जो आ चुका है d/λ से। लेकिन ये अगर मान के चलिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ चुका है तो उसको क्या करना है, हमको जो फ्रेंसेस मिलेगी हमेशा उसको इंटीजर में रखना। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है, इसका हमको लेना है इंटीजर वैल्यू। इसका इंटीजर वैल्यू लेंगे तो अब यहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला जो बना सकते हैं, देखिए अगर यहाँ से ऊपर n ब्राइट बना है तो नीचे भी तो बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो इसको इंटीजर वैल्यू, तो इसका इंटीजर लिखने का तरीका ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैथ में पढ़े होंगे, तो इसको इंटीग्रल वैल्यू लिखने का तरीका ये होता है। तो जितना ऊपर बनेगा n उतना तो नीचे ही बनेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी कुछ छूट रहा है, सेंट्रल ब्राइट को कंक्लूड नहीं किए हैं, तो सेंट्रल ब्राइट का जो एक बनेगा उसको भी तो कंक्लूड करना पड़ेगा, तो वहाँ से +1 कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा का जो फॉर्मूला आ चुका है ये आ गया है 2 × d/d। इसलिए लगा गए थे कि जो अगर ये कंडीशन वैलिड हो जाएगा तो d/λ जो बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा, लगभग इन्फिनिटी, मतलब 1000 2000 3000, उतना तो फ्रिंजेस बन नहीं सकता है। तो d और λ दोनों का वैल्यू कंपेरेबल होना चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं d कंपेरेबल हो, यानी कि d से बहुत बड़ा नहीं होने चाहिए। जो नंबर ऑफ मैक्सिमा था तो मैक्सिमा हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला कहीं पे लिख देते हैं। तो यहीं बगल में लिख देते हैं। ये पाथ डिफरेंस था तो इसको भी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम लोग आज क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा जो आ गया है वो 2 d/d +1, कुछ इस तरह से। अब हम लोग मिनिमा के लिए काम करते हैं, तो इसको हटाएं। तो मिनिमा के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस जो Δx आएगा वो Δx को ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं 4 मिनिमा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, तो पाथ डिफरेंस जो इस बार आएगा Δx = वो आना चाहिए 2n- ये 2 है 2n-1 λ/2। आप पाथ डिफरेंस को आप जानते हैं कि d sin थीटा लिखते हैं, तो इसको d sin थीटा = 2n-, ये तो 2 भी बड़ा अजीब बनता है जी, 2n-1 λ/2। एक बात तो श्योर, थीटा का वैल्यू कभी भी 90 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये 90 से जब ग्रेटर नहीं होगा तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप साइन थीटा अगर देखना चाहें तो इसको डिवाइड कर दीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2d। तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग 2n-1 × 2d λ, जो कभी भी ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकता है 1 से। तो आप 2d λ को उस तरफ भेज सकते हैं।
2n-1 हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, मतलब इससे वैल्यू, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखना है तो उसके बराबर हो सकता है, देखिए 2d लैम्डा। अब यहाँ से 1 को उस तरफ भेज दीजिए, इस ब्रैकेट को उठा के 1 को उस तरफ भेज सकते हैं, सॉरी ये बराबर, ये हमेशा बार बार 1 क्यों लिखा जाता है, 2d/λ + 1/2, क्योंकि ये -1 तो उस तरफ जाकर के, सॉरी 1 ही होगा फिलहाल अभी। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं n का वैल्यू जो आ जाएगा कभी भी ग्रेटर नहीं होगा d/+ ½ से, और ये वैल्यू का हम लोगों को लेना है इंटीजर वैल्यू, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर 3.5 आ चुका है या 3.9 आ जाएगा तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली 4 है, क्योंकि इसका इंटीजर वैल्यू जब लेंगे तो वो 3 ही लेना है। 3.9 तक भी रहेगा तब तक उसको हम लोग 3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू वही होता है। अगर मान के चलिए 3.9 इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो इंटीजर लगाने के लिए ऐसे लगाते हैं, तो इसको 3 लिख देंगे सीधा। तो हम लोग को आप चाहिए टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, तो टोटल नंबर ऑफ जब मिनिमा निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, तो जितना मिनिमा ऊपर बना है उतना ही नीचे बनेगा, तो इसका हम लोगों को लेना है इंटीग्रल वैल्यू। तो d/λ + 1/2 इंटू 2 कर देना, क्योंकि जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा। ये तो हो गया तरीका। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो इतना आप लोग पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल से ही आपको फंडा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो उसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड के ऊपर, आप चाहें तो फार्मूला पुट के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं। चलिए पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा चाहिए, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा कहेगा तो वहाँ पे मैक्सिमा निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो सीधा हम कह देते हैं नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ से ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला लगाइए सीधा वहाँ से, जो 2 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2λ, तो 2λ/λ + 1, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये भी 2 + 1। देखिए ये 2 का इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2 पहले से ही इंटीजर है, तो ये इससे जो इंटीजर निकलेगा तो ये 4 + 1 तो 5 आ जाएगा। अगर मिनिमा निकालना है या इसी को डार्क फ्रिंजेस निकालना है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला ये है, इसमें पुट कर रहे हैं। तो d/λ, डी का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट में ले रहे हैं तो 2λ/λ है, तो ये 2 आ जाएगा, और 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद दिख रहा कि 2 इंटू 2.5 है, तो यहाँ से ऐसे नहीं कि 2.5 इंटू 5, 2.5 इंटू 2 कर करके हम लोग 5 कर देंगे। ये पे इंटीजर वैल्यू लेना है, तो 2.5 का इंटीजर वैल्यू जो होता है 2 होता है, तो यहाँ से हम लोग 2 इंटू 2, ये 4 मिनिमा बनेगा और 5 मैक्सिमा बनेगा। तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कि एक मैक्सिमा जो होती है वो बीच में बनता है, और ऊपर 4 ब्राइट फ्रिंजेस, नीचे 4 ब्राइट फ्रिंजेस, और बीच में जो है सो उसके बीच में एक 4 डार्क फ्रिंजेस होगा। तो ये तो था फर्स्ट के लिए। अब हम लोग सेकेंड के लिए करते हैं। तो सेकेंड के लिए करने के लिए हमको सिर्फ लेमडा का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं इसको मिटा देते हैं, रखना 3.2 लेमडा, 3.2 लेमडा लेंगे तो देखिए 3.2 लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3.2 + 1। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ से 3 आएगा, तो 3 इंटू 2 6 + 1 तो 7 आ जाएगा इसमें।
और सेकंड में देखना है तो सेकंड में भी इसको हटा करके हम लोग सेम करेंगे वहाँ से। तो ये फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ से आ जाएगा 2 × 3.2 और लेमडा बाय लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है। उसके बाद है 0.5, इसमें तो +1 की टेंशन है नहीं, तो हाफ को हम लोग 0.5 कर दिए तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 3.7 दिख रहा है, तो 3.7 है तो ऐसा नहीं कि इसका नियरेस्ट वैल्यू 4 होगा तो हम 4 ले लेंगे, इसका इंटीजर वैल्यू निकाला तो इंटीजर वैल्यू 3.7 का जो होता है वो 3 ही होता है, तो ये हो जाएगा 6। तो चलिए इसको लिख देते हैं ताकि आपको कॉपी जब रिवाइज करेंगे तो कभी इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा कि सर गलती से 6 लिख दिया। 3.7 का इंटीजर वैल्यू 3 होगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग पे आते हैं इसके बाद शेप ऑफ फ्रिंजेस, तो इतना को नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग शेप डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग दिए आप लोग शेप ऑफ इंटरफेरेंसेस ऑफ फ्रिंजेज, जो इंटरफेरेंस के बाद फ्रिंज बनता है उसका शेप डिसाइड करना है। तो फर्स्ट तो हम लोग लेंगे दो स्लिट को लेकर के जो फ्रिंजेस देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे, वहाँ पे जो बनता है उसका क्या शेप होता है। तो फर्स्ट जो आने वाला है व्हेन S1 and S2 आर स्लिट्स, तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग इस तरह से कुछ करते थे। ये इसके बीच कुछ डिफरेंस डिस्टेंस है और ये सामने रखते हैं स्क्रीन, ये S1 सोर्स है और ये S2 है। तो इसके मिडिल में देखते हैं तो सेंट्रल ब्राइट बनता है, इसको सेंट्रल ब्राइट को CB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अभी देख रहा है आपको, ये पॉइंट सोर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग जब शुरुआत में क्लास में लिए थे फर्स्ट क्लास में तो कुछ जो स्लिट लिए थे कुछ इस तरह से, अभी देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लिए थे कि ये एक कार्डबोर्ड है सामने रखा हुआ, इसके ऊपर 2 स्लिट लिए थे। तो एक ये वाला स्लिट है थोड़ा सा पतला, और दूसरा ये स्लिट लिए थे। ये अगर देखेंगे तो ये अभी इस तरह से, तो इसको रोटेट कर देंगे तो देखिए ये अभी इस प्लेन में इस तरह से है स्लिट, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा मिटा करके हम छोटा कर देते हैं शेप को। आपको ये दिख रहा होगा कि ये कार्डबोर्ड सामने इस तरह से है, उस पर 2 पतले पतले स्लिट लिया गया। तो ये स्लिट का जो शेप देख रहे हैं ये लीनियर है, ये सोर्स अगर देखेंगे तो ये स्लिट्स है, ये स्लिट्स है। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से है, तो इसको S1 मारेंगे, इसको S2, और यहाँ से जो स्क्रीन पे देखते थे तो इसके बीच वाला फेज पे कुछ स्क्रीन रखते हैं। तो इस स्क्रीन के ऊपर बीच में कहीं ब्राइट बनता है, उसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ फ्रिंजेस जो बन रही है कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं कि ये डार्क फ्रिंजेस है। हम लोग क्लास जब फर्स्ट स्टार्ट किए थे तो कुछ इस तरह से ही किए थे, उसके बाद फिर ब्राइट बनेगा, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंजेस बनेगा। तो अब देख रहे हैं कि फ्रिंज जो बन रहा है स्ट्रेट फ्रिंजेस बन रहा है, इसका शेप जो बन रहा है ये कुछ स्ट्रेट फ्रिंजेस है, उसके बाद फिर ब्राइट बनेगा, फिर उसके बाद डार्क बनेगा। तो ये स्लिट्स की वजह से जो आ रहा है, कुछ इसको बना लेते हैं उसके बाद समझा देते हैं। तो अब यहाँ से जो आपको मिल रहा है जैसे कि ये स्लिट्स है तो कुछ इस तरह से स्लिट्स होगा। तो यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंजेस, ये ब्राइट फ्रिंजेस जो मिलेगा बीच में कुछ इस तरह से होगा, ये बीच में ब्राइट है, उसके बाद फिर डार्क मिलेगा, उसके बाद फिर से ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर उसके बाद ब्राइट मिलेगा, बीच में डार्क मान लीजिए फिर ब्राइट हुआ, डार्क के बीच में फिर ब्राइट हुआ। तो कुछ इस तरह से ये जो फ्रिंजेस मिल रही हैं स्लिट्स की वजह से स्ट्रेट फ्रिंजेस, स्ट्रेट फ्रिंजेस।
अगर सोर्स जो हमारा दोनों स्लिट्स है, अगर स्लिट्स है तो उसके वजह से जो निकला हमारा फ्रिंजेस, ये सब क्या है, स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बना है। फ्रिंज का शेप जो देख रहे हैं वो स्ट्रेट है, आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में, और ये फ्रिंजेस जो सारे हैं वो स्ट्रेट है। ये तो था कि लीनियर स्लिट वाला सोर्स लिए, तो अगर ये पॉइंट सोर्स होगा तो क्या होने वाला है, तो पॉइंट सोर्स के लिए भी देख लेते हैं। इसको हटा करके हम लोग पॉइंट सोर्स को देखते हैं। तो चलिए पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग आते हैं। अब ये सेकेंड ले लेते हैं। दोनों केस में जो है सो सेकेंड और थर्ड भी हम लोग देखेंगे, दोनों पॉइंट सोर्स ही होगा, लेकिन उसका जो हम लोग वो थोड़ा सा अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज करेंगे। तो पहले तो जिस तरह से स्लिट को रखे तो उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन S1 and S2 आर पॉइंट सोर्सेज, दोनों पॉइंट सोर्सेज रहेगा। तो आप मान के चलिए एक कोई, जैसे कि मान के चलिए स्क्रीन है, स्क्रीन में छोटा छोटा 2 पॉइंट बना देंगे, तो एक के बाद एक ये पॉइंट बना दिए। अब यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे, तो अभी भी इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये सेंट्रल वायर तो यहीं भी बनेगा, ये S1 और S2। अब दोनों जो S1 और S2 है, S1 और S2 को हम लोग इस बार पॉइंट सोर्स ले लिए, छोटा सा पॉइंट सोर्स है। तो आप पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो अब भी दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू 0 आएगा। डेल्टा x इक्वल टू 0 जब आएगा तो हम इसको सेंट्रल ब्राइट कह सकते हैं। ये पॉइंट जो हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट। इससे तो हम लोग को मतलब है नहीं, बस इसका शेप चाहिए। तो अगर देखिए इस तरह से अगर हम कोई मान करके चलिए ये कॉपी ले लेते हैं, अगर ये कॉपी है, अगर ये हमारा सामने इस तरह से कुछ, ये सामने देखिए 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट अगर है तो यहाँ पे अगर देखेंगे सामने, तो ये बीच वाला पॉइंट पे अगर 2 पॉइंट ऊपर नीचे है तो ये बीच में बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें किसी भी लाइन पे आएंगे तो किसी भी जब लाइन पे आएंगे तो ये दोनों पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, ये 2 उंगली है, तो ये एक नीचे ये पॉइंट समझिए, एक ये पॉइंट सकते हैं। इस दोनों पॉइंट के वजह से इसके बीचों बीच में चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा 0 ही आने वाला है। अगर इसको हम पट्टी बना दें कुछ, जैसे कि ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन ले लेते हैं, कुछ मान करके चलिए ये स्क्रीन है सामने, तो बीच वाला जो है कहीं भी डिस्टेंस लें तो इसका बीच का जो फ्रिंजेज आने वाला है कुछ इस तरह से आएगा। बीच का जो फ्रिंजेज आएगा वो स्ट्रेट आएगा। उसके बाद जब उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बदल जाएगा, उसका जो फ्रिंज आ जाएगा सेकेंड वाला कुछ इस तरह से। आप इसको समझाते हैं कि ये इस तरह से क्यों आता है, और नीचे जो फ्रिंजेज आएगा कुछ इस तरह से, ये हाइपरबोलिक होता है, ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस है। अब इसको समझाते क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दे सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस से बहुत ऊपर चले जाएगा। तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेगा, तो बस समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों बना। अब देखिए यही फिर से कॉपी ले लेते हैं, ये सामने कॉपी है और ये हमारा मान कर चलिए ये मार्कर है, तो मार्कर का एक ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स है, तो अभी बीच का डिस्टेंस देखे थे, यानी कि बीचों बीच जब देखे थे तो इस बीचों बीच का जो डिस्टेंस पाथ डिफरेंस है, तो वहाँ पे जो है सो दोनों तरफ बराबर था। यहाँ से लेकर के इस लाइन पे जब गए तो ये 0 पाथ डिफरेंस आ रहा था। अगर उसके ऊपर जस्ट ऊपर मान करके चलिए ये जो है सो फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, ये फर्स्ट ब्राइट, और नीचे भी देखेंगे तो ये भी फर्स्ट ब्राइट ही मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट ब्राइट जो बनेगा तो वो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। तो लैम्डा लेने के लिए अगर इसके बीच में रखेंगे, अगर सामने का 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट अगर सामने रखेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट यहाँ पे आएगा और नीचे वाले को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से लेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन ना आकर के जो डेल्टा हमको लाना है पाथ डिफरेंस, तो वो डेल्टा लाने के लिए जो इसका शेप है कुछ इस तरह से आ जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से इस पॉइंट से और सामने इसके बीच वाला पॉइंट जो है, ये बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाला पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको लैम्डा लाने के लिए, क्योंकि अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ब्राइट है तो डेल्टा एक्स जो है सो लैम्डा चाहिए इधर भी, और डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा चाहिए इस तरह से। अब ये लैम्डा लाने के लिए हमको जो पाथ मिल रहा है, इस पर जो फ्रिंजेस मिल रहा है वो कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक मिल रहा है।
क्योंकि काम क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट से दोनों के बीच डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर हम सीधा जाएंगे तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसके लिए हमको जो फ्रिंजेस आएगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हम थोड़े कर रहे हैं, बस पॉइंट सोर्स को रख अपने आप ये फ्रिंजेस बन जा रहा है। हम तो बस इतना समझते हैं कि जो फ्रिंजेस ये यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बना है, तो फर्स्ट ब्राइट का दोनों पॉइंट सोर्स के बीच जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, सॉरी पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, वो हमेशा लेमडा होना चाहिए। तो लेमडा पाथ डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इसका शेप जो है सो कुछ इस तरह से बन जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। उसके बाद इसी दोनों पॉइंट सोर्स को हटा करके, इसे मान के चलिए ये पॉइंट दो पॉइंट सोर्स था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये S1 और S2 था, कुछ इस तरह से था। अब इसको हम उठा करके कुछ इस तरह से कर देते हैं। ये अब भी थर्ड पॉइंट जो ले रहे हैं, ये तो नोट कर ही लिए होंगे, कर लीजिए। थर्ड पॉइंट सोर्स जो हम लोग ले रहे हैं कुछ इस तरह से, एक ले रहे हैं मान के चलिए S2, इसको यहाँ सामने ले रहे हैं, और S1 ये ले रहे हैं। इनके बीच का फेज पाथ डिफरेंस जो शुरुआत में लेमडा है, अगर ये लेमडा है तो यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं, मान लिए यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये कुछ स्क्रीन मतलब सामने इस तरह से है। तो यहाँ से अगर देखेंगे इसके मिडिल पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, फर्स्ट वाले पॉइंट पे जो है इस पॉइंट पे लेमडा बनेगा। तो अगर पाथ डिफरेंस यहाँ पे लेमडा बन रहा, डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा है, तो ये फर्स्ट ब्राइट आएगा, और ये फर्स्ट ब्राइट जो आएगा वो कुछ सर्कुलर शेप में आएगा। उसके बाद जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो लेमडा बाय या 3 लेमडा बाय 2 आ जाएगा। जस्ट इसके ऊपर जब यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से डार्क फ्रिंजेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो ब्राइटेड फ्रिंजेस है, उसके बाद डार्क। फिर जब उसके बाद जब हम लोग जाएंगे, मान करके चलिए यहाँ पे जब डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा था तो वहाँ पे बना कितना ब्राइट फ्रिंजेस। उसके बाद डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लेमडा पे जाएंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लेमडा पे जाएंगे तो फिर से हमें मिलेगा वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस। इसी तरह से नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। तो ये मान लीजिए ब्राइट फ्रिंजेस मिल गया हमको कुछ इस तरह से। ये मान लेते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंजेस है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद डार्क फ्रिंजेस आएगा, फिर ब्राइट। तो देखिए ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, उसके बाद बीच में कहीं पे डार्क हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्राइट। तो कुछ इस तरह से हमें जो मिल रहा है फ्रिंजेस, वो सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रहा है। ये जो फ्रिंजेस बन रहा है सर्कुलर फ्रिंजेस। लेकिन अब देखिए, अभी इसी सोर्स को हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। इस बार जो पाथ डिफरेंस ले रहे हैं दोनों के बीच लेमडा बाय 2 ले रहे हैं। ये S2 सोर्स हो जाएगा और S1 हो जाएगा। यहाँ पे सामने फिर से स्क्रीन रखेंगे। इस बार जो आने वाला है, देखिए दोनों के बीच का अगर शुरुआत में अगर इस लाइन पे अगर हम रखें, इस लाइन पे हम लोग ले रहे हैं, तो इसके बीच दोनों का फेज डिफरेंस जो फर्स्ट वाला आएगा, ये फर्स्ट वाला डेल्टा एक्स आ रहा है लेमडा बाय 2। तो जानते हैं कि जो मिडिल पोर्शन होगा, इस बार मिडिल जो बनेगा वो डार्क स्पॉट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में जब देखे डेल्टा एक्स और लेमडा था तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था। तो इस बार जो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा, इसका सेंटर जो होगा पहला डार्क फ्रिंजेस होगा, उसके बाद ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्राइट बीच में, फिर उसके बाद डार्क हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर से डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा विथ सेंट्रल ब्राइट। इसका जो सेंट्रल होगा वो ब्राइट होगा। और इस केस में जब देख रहे हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाय 2 है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस तो बनेगा। समझ रहे हैं ना किस तरह से कर रहे थे कि दोनों के बीच का जब फेज डिफरेंस लेमडा बाय 2 आता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होती है तो उसी को हम लोग मिनिमा कहते हैं। मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंजेस। तो ये भी सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा विथ
सेंट्रल डार्क फ्रिंजेस, सेंट्रल डार्क। इस बार जो सेंट्रल जो फ्रिंजेस बन रहा है वो डार्क फ्रिंज बन रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह से अगर 3 λ/2 हो जाएगा तो डार्क ही बनेगा। अगर 2 λ हो जाएगा, इन दोनों के स्लैट के बीच का अगर 2 λ रख देंगे तो आप जानते हैं कि ये फिर से ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ होता रहेगा। तो 3 तरह का हम लोग पढ़ लिए कि जब दो सोर्स को अगर स्लिट हो तो उसकी वजह से जो फ्रिंजेस बनती है वो स्ट्रेट बनता है। अगर पॉइंट सोर्स को इस तरह से रखते हैं तो जो फ्रिंजेस बना वो पैराबोलिक बना, और जब इस तरह से एलान करके रखते हैं तो यहाँ से हम लोगों को सर्कुलर फ्रिंजेस बन रहा है। ये स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने जो फ्रिंजेस बनती है वो सर्कुलर। अगर चाहे तो आप इसका जो है सो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। 2 सोर्स का लगना है और बीच में रख भी देना है। उसकी वजह से अगर फ्रिंज को सेट करते जाएंगे तो यहाँ से जैसे ही लैम्डा आ जाएगा तो बीच में वाइट स्पॉट दिखेगा, और λ/2 के रेंज में आ जाएगा तो ये डार्क दिखेगा। उसके बीच में जो है कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि शुरुआत में तो लैम्डा को जो है सो सेट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर चाहे 1-2 बार करने के लिए तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।